हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण तिवारी आपका टैलेंट हंट क्लास के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम शुरू कर चुके हैं क्लास 11th का, तो फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रो देखा और कुछ और भी बेसिक चीज़ों को देखा। अब इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किन टाइप्स में किया जाता है और उनका एग्जाम्पल क्या होता है। फिर हम और भी इसके आगे देखेंगे फंक्शनल ग्रुप, होमोलॉगस सीरीज और नेमिंग की शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई क्यों करें। तो चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा हैं कि इंडिविजुअल की स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या किया जाता है, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि स्टडी करना आसान हो जाए, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं जिनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जो पेरेंट यानी जो हेड होता है कंपाउंड वो होता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। बाकी जो भी कंपाउंड्स हैं वो इनसे ही डिराइव्ड माने जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोकार्बन है कोई भी तो उसका जनरल फार्मूला हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर कोई एक एग्जाम्पल है CH4 या C2H6, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो जो इनके अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन्हीं में से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करके दूसरे ग्रुप को अटैच करके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो इस बेसिस पे टाइप ऑफ जो कंपाउंड्स होते हैं उनके नेचर के बेसिस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए पहले देखते हैं एक फ्लो चार्ट के रूप में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है वो पहले दो बेसिस पे किया गया है, एक एसाइक्लिक और दूसरा साइक्लिक। दो तरह से डिवाइड किया गया, एक एसाइक्लिक जिसको हम लोग ओपन चैन कंपाउंड्स भी कहते हैं, और ओपन चैन कंपाउंड्स। और जो इसका दूसरा टाइप है वो है साइक्लिक और क्लोज्ड चैन और रिंग कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, एक पहला एसाइक्लिक और ओपन चैन कंपाउंड्स और दूसरा साइक्लिक और क्लोज्ड चैन और रिंग कंपाउंड्स। इन तीनों में से किसी भी नाम से उसको बोला जा सकता है और इन दोनों में से इसको किसी भी नाम से, ठीक है। तो जो एसाइक्लिक है उसका क्या एग्जांपल है और साइक्लिक का क्या एग्जांपल है, तो उसको देखते हैं कि जो एसाइक्लिक या ओपन चैन कंपाउंड्स होते हैं, ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब विच हैज एंड, किसके कोई एंड हो। जैसे सपोज करिए कि ये जो वायर है अगर ऐसे है तो ये अगर मान सपोज करिए इतना लंबा वायर है तो इसके एंड है, ये दोनों एंड है, तो ये क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन अगर इसी को ऐसे ज्वाइन कर दें और इसके कोई एंड ना मिले तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोज्ड कहेंगे। तो ओपन चेन का मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्बन का एक सीरीज, एक कंपाउंड जिसके कुछ एंड्स हों, उस बेसिस पे इनको हम लोग दो और टाइप में डिवाइड करते हैं। एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स को दो टाइप में फर्दर डिवाइड किया गया। पहला स्ट्रेट चैन कंपाउंड्स, स्ट्रेट चैन कंपाउंड्स, और दूसरा ब्रांच्ड चैन कंपाउंड्स। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, स्ट्रेट चैन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा कंपाउंड जिसके कार्बन जो है वो एकदम स्ट्रेट गए हों, मतलब उसमें कोई फर्दर कार्बन उससे अटैच नहीं है, किसी दूसरे कार्बन से बीच से उसमें कोई और कार्बन एटम अटैच नहीं है।
जैसे कि एक तरह से सपोज करिए कि जो लिप्टस का पेड़ होता है वो जनरली क्या होता है, एकदम सीधा होता है, उसमें से बीच से ब्रांचेज बड़ी बड़ी नहीं निकली होती हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जबकि ब्रांच चेन कंपाउंड का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसमें से कार्बन का कोई ब्रांच निकला है। ये सब क्लासेज में आप 10 में देख चुके हैं। तो ब्रांच चेन का मतलब जैसे आप आम के पेड़ को देख सकते हैं कि वो ब्रांच जो होता है, आम का पेड़ जो होता है उसमें से बीच में से कई सारे ब्रांचेज भी निकले होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कुछ कार्बन के ब्रांचेज निकले हों उनको ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। तो इस एग्जाम्पल अगर देखें तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड का एग्जाम्पल हम लोग सिंपली ले सकते हैं CH3 और CH3 CH2 CH3 और CH3 CO CH3 और भी कई सारे इससे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि हम क्लास 10th में देख चुके हैं। दूसरा जो है ब्रांच चेन कंपाउंड्स, ब्रांच आप इसको ऐसा ना सपोज करिएगा कि इसमें भी ऑक्सीजन जो है वो ब्रांच है। ऑक्सीजन ब्रांच नहीं होता है, ब्रांच क्या होता है, कार्बन होता है। तो यहाँ पे ये ब्रांच नहीं है। ब्रांच में क्या होना चाहिए, कार्बन का कोई एटम होना चाहिए या उससे कोई कंपाउंड या ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो ब्रांच चेन का अगर एग्जाम्पल देखें जैसे CH3 CH CH3 और इससे एक ब्रांच है CH3, एक ब्रांच के रूप में क्या यहाँ पे CH3 है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ब्रांच चेन कंपाउंड कहते हैं। वैसे इसका नाम जो होता है वो आइसोब्यूटेन होता है और IPAC नेम 2-मिथाइल प्रोपेन होता है। ये सभी अभी हम लोग नेमिंग डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे इसका नाम अगर आप लिखना चाहें तो आइसोब्यूटेन, इसका इथेन, इसका प्रोपेन, इसका प्रोपेनोन। दूसरा हो गया ब्रांच चेन कंपाउंड। इसमें और भी अगर आप कंपाउंड्स देखना चाहते हैं तो और भी एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं आसानी से। ये भी एक तरह का क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स है। ठीक है, तो एसाइक्लिक को इन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिमिलरली साइक्लिक और क्लोज चेन और कार्बन कंपाउंड्स को भी टाइप्स में डिवाइड किया गया फर्दर दो टाइप्स में। पहला होमोसाइक्लिक और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक आर क्लोज्ड आर रिंग चेन कंपाउंड्स आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, homocyclic compounds which is also known as carbocyclic compounds, and second one heterocyclic compounds. This one is also further divided into two types, one homocyclic और carbocyclic compounds, and second one heterocyclic compounds. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्लोज या रिंग चेन कंपाउंड्स को भी फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब सेम, जिसमें ऐसा साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक का मतलब जिसके एंड्स ना हो, या तो वो सर्कुलर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये सभी क्या कहलाएंगे, साइक्लिक कहलाएंगे। ये सभी जो हैं वो साइक्लिक हैं, जिसमें कोई एंड नहीं पता चलता है कि इसका एक्चुअली में एंड कहाँ पे है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लिक या क्लोज चेन आर रिंग कंपाउंड्स कहते हैं। तो उसमें जो दूसरा पहला टाइप है होमोसाइक्लिक आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो होमो का मतलब होता है सेम, मतलब जो रिंग है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो रिंग है वो बस कार्बन के कंपाउंड से, कार्बन के एलिमेंट से ही जो है वो रिंग बना हुआ है। मतलब जो चैन है, जैसे कि अगर आप देखिए CH2 CH2 CH2, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन को अगर हम बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करें तो ऐसे, इसमें कोई और फर्दर एटम रिंग में नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग होमोसाइक्लिक आर कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि CH2 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 CH2, ये भी जिसका हम लोग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन ऐसे कर सकते हैं, 4 कार्बन का है, साइक्लोब्यूटेन, नेम तो अभी देखना ही है। तो इस तरह का इसका भी एग्जाम्पल हो सकता है होमोसाइक्लिक में। तो होमोसाइक्लिक में दो और टाइप को डिवाइड किया गया है।
होमोसाइक्लिक को भी दो फर्दर और टाइप्स में डिवाइड किया गया। एक जो है वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरा जो है वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक, और दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड्स। इन दो टाइप्स में डिवाइड किया गया होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फर्दर। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के जो एग्जाम्पल है थे वो हमने देखे, उन्हीं में से कुछ को एलिसाइक्लिक कहा जाता है, जिसमें चैन में क्या हो, बस कार्बन हो, इस तरह से। ये सभी क्या है, हमारे जो हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स रहते हैं। अभी जो हमने साइक्लोब्यूटेन देखा उसको भी एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एरोमेटिक का मतलब जो बेंजीन रिंग को कवर, इसमें भी दो टाइप है, एक बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा जो है वो है नॉन बेंजोनाइड नॉन बेंजोनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स को दो फर्दर टाइप में डिवाइड किया गया, एक बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स और दूसरा नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसका क्या एग्जाम्पल होगा, बेंजोनाइड का मतलब ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा क्लोज कंपाउंड, ऐसा होमोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका एक रिंग जो है वो बेंजीन हो, एक या हो या दो हो या तीन भी हो सकता है। जिसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है बेंजीन, ठीक है। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्रांच हो सकता है, ठीक है। इसमें भी जो होते हैं बेंजोनाइड में भी वो कई टाइप के होते हैं, एक मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक मतलब जब बेंजीन रिंग बस एक हो तो उसको मोनोसाइक्लिक कहा जाएगा, मोनोसाइक्लिक, ये मोनोसाइक्लिक एग्जांपल हो गया। बाईसाइक्लिक जब दो दो बेंजीन रिंग हो, ये जो होते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। अगर दो से ज़्यादा हैं तो पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स या ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसी तरह से नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो एरोमेटिसिटी तो फॉलो करते हैं, लेकिन उनका जो एक रिंग होता है वो बेंजीन के अलावा कुछ और हो सकता है। नॉन अदर देन बेंजीन रिंग सेटिस्फाइंग द एरोमेटिसिटी, जो एरोमेटिसिटी को सेटिस्फाई करता है और फिर भी वो बेंजीन नहीं है, ऐसे कंपाउंड को नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। जैसे उसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, साइक्लोप्रोपेनिल कैटायन, ये ऐसे होगा। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है साइक्लोपेंटानिल डाइनिल एनायन। तो ये जो है नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल होते हैं। अब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है उसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, जैसे कि होमोसाइक्लिक को दो टाइप में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, उसी तरह से सिमिलरली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक एलिसाइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक। दो टाइप में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक, तो हेट्रोसाइक्लिक जो होते हैं उसमें होता क्या है, हेट्रोसाइक्लिक मतलब ऐसे क्लोज रिंग कंपाउंड्स जिनमें रिंग में अदर देन कार्बन कोई और एटम आ जाए, जैसे कि सल्फर आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, फास्फोरस आ जाए, इस तरह का कोई भी अगर एलिमेंट आ रहा है रिंग में, इन रिंग, जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें CH2O, CH2 बॉन्ड, तो यहाँ पे जो रिंग है उसमें एक ऑक्सीजन आ गया है,
तो इस रिंग को फॉर्मेशन में एक हेट्रोएटम यानी अदर देन कार्बन एंड नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, दीज आर कॉल्ड एज हेट्रोएटम्स। तो जब रिंग में इनमें से कोई भी एटम आ जाता है तो उसको हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब एलिसाइक्लिक एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स किसको कहेंगे? तो एलिसाइक्लिक का हमने देख चुका है कि वो अदर देन एरोमेटिक, मतलब कोई भी हो साइक्लिक बस हो, वो प्रोपेनेल भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है, 5 कार्बन का भी हो सकता है, तो उसको एलिसाइक्लिक कहा जाएगा। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग CH2O बॉन्डेड। तो ये भी एक तरह का क्या है? एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और जो दूसरा है एरोमेटिक, मतलब ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो कि हेट्रोसाइक्लिक है, मतलब उनके रिंग में कोई हेट्रो एटम आ जाता है, तो ऐसे को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो पिरिडीन, एक जो एग्जांपल है पिरिडीन इसका नाम है। इसी तरह से पायरोल है, और थाइमीन है। इस तरह से और भी एटम्स हैं। ये पायरोल हो गया। इसी तरह से फ्यूनाल भी है, फ्यूरान। बस यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन को अगर हमने अटैच कर दिया तो ये हमारा हो गया फ्यूरान, ये पायरोल। तो ये सब जो थे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। तो ये हमने यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, और सबका हमने लगभग एग्जांपल भी देख लिया। तो उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि कैसे इनको डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, acyclic and cyclic. Acyclic compounds are also known as open chain compounds, whereas cyclic compounds are also known as closed chain compounds or ring compounds. Further, acyclic or open chain compounds are divided into 2 types, straight chain compounds and branch chain compounds. Straight chain compounds means those compounds, carbon compound which has ends, which has terminals, are known as straight chain compounds. Examples are given. Similarly, branch chain compounds are those compounds which has some branches, either one or more than one. अगर एक या एक से ज़्यादा अगर branches हैं तो उनको branch chain compounds कहा जाता है. Then cyclic compounds are also divided into 2 types, homocyclic which is also known as carbocyclic compounds, and second one heterocyclic compounds. Then homocyclic means those compounds which contain same type of atoms, that is carbon and hydrogen in the ring. These are known as homocyclic compounds. Whereas heterocyclic compounds means those carbon compound, those heterocyclic compounds which contain any other atom other than carbon and hydrogen, that is phosphorus, oxygen, nitrogen, sulfur. These are known as heteroatom atoms, and the compound formed by these are known as heterocyclic compounds. Homocyclic or carbocyclic compounds are further divided into 2 types, alicyclic and aromatic. Alicyclic means which has any cyclic group but it is not aromatic. Aromatic compounds are further divided into benzenide and non-metal. मतलब वो बेंजीन तो है लेकिन 2 टाइप में, एक बेंजीन वाला एक नॉन बेंजीन। एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं दोनों। तो एक बेंजीन मतलब एक जिसका जो साइक्लिक रिंग है एक उसमें बेंजीन होगा, ये नेसेसरी है बेंजोनाइड में। नॉन बेंजोनाइड में वो एरोमेटिक होगा, जरूरी नहीं है, मतलब ये जरूरी है कि वो बेंजीन वहाँ पे एक नहीं होगा। उसी तरह से हेट्रोसाइक्लिक को 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। बस डिफरेंस इसमें क्या है कि यहाँ पे रिंग में कोई हेट्रो एटम जैसे होगा, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है एलिसाइक्लिक में, और एरोमेटिक में बस एरोमेटिक रिंग होगा, और या तो हेट्रोएटम भी होगा, उसमें नाइट्रोजन है यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ये पूरा जो एक डिटेल क्लासिफिकेशन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसको आपने देखा, हमसे बोलेंगे कि आप इसको देख लीजिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आप इसको लिखिए।
तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो हमें इसमें देखना है। तो 3 डायमेंशन जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन जो होती है उसकी वैलेंसी 4 होती है और इसका जनरली जो स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, सैचुरेटेड अगर हाइड्रोकार्बन है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का स्ट्रक्चर यानी हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे क्या होगा, sp3 होगा और ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो उसके जो कार्बन से बॉन्डेड होते हैं 4 एटम, जैसे अगर CH4 को हम लोग देखें तो इसमें 4 हाइड्रोजन जो होते हैं वो अटैच होते हैं। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है, तो जो 2 हाइड्रोजन होते हैं साइड के हाइड्रोजन, उसको हम लोग सिंपली लाइन से डिनोट करते हैं, जबकि जो 2 हैं उनमें एक को हम लोग स्ट्रॉन्ग लाइन से तो दूसरे को डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये पूरा स्ट्रक्चर इसका देखें तो ये कार्बन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। ये जो जैसे अगर सपोज करिए कि कार्बन है तो 2 एटम ऐसे हो गए, एक जो होगा हमारी तरफ होगा और एक जो होगा वो हमसे दूर होगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। 2 ऐसे जो 2D में आ गया, एक हमारे से दूर और एक जो है हमारे तरफ होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। तो जो 2 साइड के कार्बन हाइड्रोजन होते हैं उनको इस तरह से सिंपली बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो हमसे दूर होते हैं उनको डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारी तरफ होते हैं जो ऑब्जर्वर की ओर हैं उनको स्ट्रॉन्ग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से तो इसी को हम लोग वेज एंड डैश प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या फिर 3D अरेंजमेंट बोलते हैं या स्पेशल अरेंजमेंट बोलते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इसके बाद अब चलिए देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप और कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप, कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप से आप वेल आइडेंटिफाइड हैं, क्लास 10th में फंक्शनल ग्रुप आपने देखा था, तो वहाँ पे आपने उसको पढ़ा था कि फंक्शनल ग्रुप किसको कहा जाता है। तो मैं बस यहाँ पे एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। तो फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है जो उस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। जैसे अगर सपोज करिए कि कोई फंक्शनल ग्रुप है कुछ इस तरह का आर, ये हमारा हाइड्रोकार्बन पार्ट है और उससे कोई एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है एक्स। वो फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे एक्स के रूप में हमने लिखा है। तो जो आर जो होता है हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो उस कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। हाइड्रोकार्बन जो पार्ट होता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसका टेंशन कितना होगा, ये सभी चीज़ें जो होगी वो हाइड्रोकार्बन पार्ट डिवाइड करता है। जबकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप या कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप को अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट डिफाइंस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि CH3 भी एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, OH एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें C2H5 भी हो सकता है, और भी कई सारे एग्जाम्पल है। OH है, कीटो ग्रुप है, COOH ग्रुप है, कई सारे एग्जाम्पल्स हमने देख चुके हैं क्लास 10th में। अभी इसमें और भी देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, अभी डिटेल में पढ़ना है। तो फंक्शनल ग्रुप का अगर डिफिनेशन लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम दैट डिफाइंस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप। अब हमें यहाँ पे इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसकी पूरी एक टेबल है। अगर आप कहें तो हम एक टेबल लिख देते हैं यहाँ पे, आप उसको कॉपी में लिख कर उसको याद कर लीजिएगा एक तरह से, ताकि आपको जब नेमिंग करना हो तो आपको आसानी पड़े। या फिर अभी नहीं लिखते हैं एक साथ, जब नेमिंग करने शुरू करेंगे तो उसमें हम पूरा एक टेबल आपको दे देंगे जिसमें आप कर लेंगे
कि कैसे इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, जैसे कि क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे एल्कोहल्स का, एल्कोहल का पढ़े थे हम लोग। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का नाम है, उसका फार्मूला क्या होता है OH। कीटोन्स का हमने पढ़ा था CO ग्रुप। कार्बोक्सिलिक का पढ़ा था COOH। एल्डिहाइड्स का पढ़ा था हमने CHO ग्रुप, CHO ग्रुप। इसी तरह से अब इस क्लास 11th में हमें और भी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है। तो उसको अभी हम लोग जब नेमिंग शुरू करेंगे तब उसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उसको कैसे करना है। इसको आप लिख लीजिए एग्जाम्पल्स कुछ। ठीक है, तो अब हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज। होमो का मतलब होता है कभी भी जब आता है तो सेम से, सेम टाइप के हो। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, HCOOH, CH3COOH, C2H5COOH, CH4, C2H6, C3H8, C2H4, C3H6, C4H8, C2H2, C4H6, C5H8। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। तो अब होमोलॉगस सीरीज कहा किसको जाता है? ऐसे एक ग्रुप ऑफ एटम कंपाउंड्स को कहें जिसमें डिफरेंस जो हो वो CH2 एटम का हो। अगर ऐसे दो कंटिन्यूअस कंपाउंड्स को सब्ट्रैक्ट करें, उनके एटम्स को सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें CH2 का डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो ये दो कंटिन्यूअस अगर मेंबर हैं किसी भी अगर एक फैमिली के दो कंटिन्यूअस मेंबर हैं और इसमें CH2 का डिफरेंस है तो उसको हम लोग कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। मतलब सेम फैमिली का डिफरेंस। कैसे पता चलेगा कि वो सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं? तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे C2H5OH में से CH3OH घटाएं तो C2 में से C सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा C। H5 में से H3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H2। वो से वो कैंसिल, H से H कैंसिल। कितना का डिफरेंस आया? CH2 का। उसी तरह से अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो C3 से C2 C, H7 में से H5 CH2, वो से OH कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर देखें C है नहीं, यहाँ पे H3 में से H जा H2 और COH कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे CH2 मिलेगा। तो जब भी अगर दो कंटिन्यूअस कंपाउंड, दो कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस CH2 हो तो ऐसे कंपाउंड्स को सेम फैमिली का यानी होमोलॉगस सीरीज को कहा जाता है। दूसरा इसका आइडेंटिफिकेशन है कि अगर उसका मॉलिक्यूलर मास निकालें, जैसे कि अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें CH3OH का तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 तो 3 हाइड्रोजन तो 3 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो इसको ऐड करें 12 3 15 1 16 16 32 यूनिट। ये है हमारा मॉलिक्यूलर मास CH3OH का। इसी तरह से अगर C2H5OH का निकालें तो C2 तो 12 2 24 H5 यानी 5 ऑक्सीजन यानी 16 प्लस H यानी 1 25 प्लस 24 प्लस 5 29 1 30 और 46 यूनिट। इन दोनों के मॉलिक्यूलर मास को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 14 यूनिट। तो कोई भी कंपाउंड्स होमोलॉगस सीरीज यानी सेम फैमिली के तभी कहेंगे कि जब उनके बीच का डिफरेंस जो है वो CH2 हो या फिर उनका मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस जो है वो 14 यूनिट होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहेंगे या फिर सेम फैमिली के मेंबर्स कहेंगे।
और जो होमोलोगस सीरीज होते हैं, होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी नियरली सेम होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एल्कोहल्स हैं, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ये सभी हैं, तो सेम एल्कोहल ग्रुप के हैं तो इनका केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगा, सेम। क्यों? क्योंकि इनका जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। यहाँ पे जो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, सभी का कौन सा इसका मेन चेन है, वो होता है एल्केन। तो एल्केन के जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी नियरली केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। तो होमोलोगस सीरीज की यही डिफिनीसन है कि जिसका डिफरेंस जो हो CH2 का हो या 14 यूनिट का हो और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी नियरली सेम होती है। क्यों? क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप नियरली सेम होता है। जब फंक्शनल ग्रुप सेम होता है जिसकी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। अब हमें इसमें देखना है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हमें देखना है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करना एक बहुत बड़ा इशू बन गया, क्योंकि शुरू में उनके कॉमन नेम से उनको बुलाया जाता था कि जो जैसे उनका ओरिजिन था उसी हिसाब से उसका नाम रखा जाता था, जिस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक शो करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे इसके कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका नेमिंग करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो इसका जो नेमिंग होता है वो दो तरीके से किया जाता है, एक कॉमन सिस्टम, एक जो है कॉमन सिस्टम, जिसको ट्राइवियल सिस्टम भी कहा जाता है, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है IUPAC सिस्टम। शुरू में कंपाउंड्स को कॉमन नेमिंग किया जाता था उनके सोर्स से, कि कैसे सोर्स से वो मिले हैं, कैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, उसी से उसका नेमिंग किया जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हो गए तो उनके धीरे धीरे उनके IUPAC नेमिंग की जाने लगी, क्योंकि इतने ज़्यादा कंपाउंड्स का नाम याद रखना पॉसिबल नहीं होता था। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिससे हम उसकी नेमिंग कर सकें। कॉमन नेमिंग में जैसे मान लीजिए अगर सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड, तो इसका नाम सिट्रिक एसिड क्यों पड़ा, क्योंकि ये सिट्रस फूड से ऑब्टेन्ड होता है। इसी तरह से फार्मिक एसिड नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो एंट में पाया जाता है। फार्मिसियस, फार्मिसियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है रेड एंट, जिसका फ्लेक्सिलाइजेशन करने से मिलता है वो फार्मिक एसिड, तो इसीलिए उसका नाम ऐसे पड़ा। तो पहले जो नेमिंग होता था वो उसके सोर्स से लिया जाता था कि किस तरह के सोर्स से मिलता है। तो हमने जैसे कि अभी बताया कि इतने ज़्यादा कंपाउंड्स हो गए कि सबका अलग अलग नाम याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक ऐसे सिस्टम को डिफाइन किया गया जिससे सारे कंपाउंड्स का हम लोग नाम आसानी से लिख सकें, उस कंपाउंड को देखकर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो सिस्टम है हमारा IUPAC सिस्टम, और ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका नेमिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्लास 10th में हमने इसका थोड़ी सी झलक देखा था। यहाँ पे जो है काफ़ी डिटेल होना है। तो डिटेल होने का मतलब ये है कि हमें इसके पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। जो रूल्स हैं उसको ध्यान में देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का नेमिंग करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर हम इसका आसानी से नेमिंग कर पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे तो ही आपको आसान लगेगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी लगेगा कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि रूल्स जो होते हैं कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं और रूल इजी तभी लगेंगे जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो चूंकि ये नेमिंग जो है एक अलग तरह का पार्ट है, काफ़ी डिटेल पार्ट है, तो इसको हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को बस हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं और एट लास्ट कहेंगे कि इस पार्ट को जो आप पहले देख रहे हैं इस पार्ट को, तो इससे पहले वाले पार्ट को भी आप ज़रूर देख लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकन बेल बजाना ना भूलें। थैंक यू।